यहाँ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें तो आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आया है। अच्छा। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था देखेंगे उस समय क्या थी, पानी की स्थिति क्या थी, तो तब और आज में बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है, बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। मैं उन लोगों, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, मैं उन लोगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आज हमारे प्रदेश के गांव लगभग 16,000 के करीब हैं। कहीं पर 10 परिवार हैं, कहीं पर 5 परिवार हैं, वो भी एक गांव ही है, मजरे हैं छोटे छोटे। लेकिन आज हमारे लगभग जो 200 की आबादी से अधिक के गांव हैं, लगभग हर गांव लगभग सड़क पहुंच गई है या आसपास पहुंच गई है। हर गांव सभा सड़क से बहुत पहले टच हो चुकी है। हर गांव में बिजली है और 23 आवर एवरेज है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा। बिजली है, हर घर पानी जा रहा है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज आज उत्तराखंड में बहुतायत में है, बहुतायत में खुले हैं। तो हर जगह आज अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आया है। मुझे तो जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2017 में, मेरे पास उस समय 934 डॉक्टर थे और जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री का छोड़ा उस दिन मेरे पास लगभग 2,500 डॉक्टर थे। लगभग मेरे पास 2,750 डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, उनमें से 2,400 हमारे पास डॉक्टर थे। और ये भी इस वजह से थी कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो मिले नहीं। मैंने उड़ीसा में कोशिश करी, मैंने दक्षिण में कोशिश करी, मैंने आर्मी चीफ से उस समय बातचीत करी कि आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हमको मिल जाए, पर विशेषज्ञ डॉक्टर मिले नहीं। आज भी उनकी कमी है, पूरे देश में कमी है। और इसलिए हर सेक्टर में आप देखिए तो बहुत अच्छी तरक्की हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन डेवलपमेंट ये सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। उसी सतत उसमें नई नई चीज़ें जोड़ना, नए नए सुविधाएं उसमें देना, ये डिमांड बनी रहेगी। फरवरी का महीना, वैलेंटाइंस डे, युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से। आप इन सभी दिनों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने भारत के लोगों से यही कहना चाहूँगा, युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि भाई तुम अपने आप को देखो, अपने अतीत को देखो और आप विदेशी जो कल्चर है अपने कल्चर पर स्वाभिमान के साथ रहना सीखो। उसके प्रति जो गर्व का भावना चाहिए उसको समझिए। देखिए, भारत और वेस्टर्न क्या है, कल्चर को थोड़ा परिभाषित करना चाहूँगा जी। देखिए, जो चीज़ें वैलेंटाइन डे पर जो देखने को मिलती हैं, जो बाह्य रूप उसका देखने को मिलता है, अब वैलेंटाइन को छोड़ दिया जाए अगर और आज के वैलेंटाइंस को देखें तो बहुत बड़ा एक चेंज मिलेगा। लेकिन कल्चर किसको कहते हैं? कल्चर अच्छाई को कहते हैं, जो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ को एडॉप्ट करिए आप जो बाह्य जो चीज़ें हैं उनसे बचिए, अंतर का सुख देखो, अंतर का प्रेम देखो, तो वो चीज़ असली है। आप बाह्य चीज़ों से थोड़ा बच के रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन भी ठीक होगा, आपके जीवन साथी का भी सही होगा और समाज में भी एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बनेगा। सनातन धर्म पर कुछ बात कर लेते हैं। सनातन धर्म की एक तरह से लहर छा चुकी है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आपको रील्स मिल जाती हैं, कोई इस मंदिर जा रहा है, कोई उस मंदिर जा रहा है। केदारनाथ में तो बैन भी हो गया था रील बनाना। और आप YouTube खोलते हैं, कोई ना कोई प्रवचन दे रहा होता है, संत बाबा बनकर बैठे हुए हैं लोग। क्या लगता है, देश का जो हिंदू है पूरी तरह से जाग चुका है या अभी भी कुछ जागना बाकी है? देखिए, जागे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लगातार जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो का मंत्र जपते रहें। जागते रहो का संदेश लोगों को मिलता रहे। जहाँ तक आपने एक बात पूछी कि
किसी भी जो सोशल मीडिया फोरम है जी। उस पर संत महात्मा दिखाई देते हैं। तो संत महात्माओं की नई चीज़ नहीं है कोई। भारत में तो ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। संन्यास की परंपरा बहुत लंबी हमारी परंपरा है और दुनिया में हमारे संत जाते रहे। नहीं, बिल्कुल है। अब भी जाते हैं। लेकिन मीडिया को भी लग रहा है कि हाँ भाई उसका महत्व तो समझ रहे हैं, सनातन को समझ रहे हैं। मीडिया को भी ये लग रहा है कि ये इसकी डिमांड है, पब्लिक इसको देखना चाहती है, जनता इसको सुनना चाहती है, इसलिए तमाम मीडिया का फोकस भी उधर हुआ है। अच्छा। लेकिन ये जो परंपरा है, हमारी ज्ञान परंपरा है, ये कोई आज की नहीं है या ये 150 साल की नहीं है, तो हजारों साल की है। लेकिन प्रचार अब लोग देखना पसंद कर रहे हैं, जैसे आप लोगों डिमांड है। जी जी जी। मीडिया तो डिमांड के हिसाब से चल रहा है, तो मीडिया को लग रहा है डिमांड है तो भाई इनको लाओ आगे। हाँ, ये है। जी जी। इसके साथ ही मैं सोशल मीडिया की, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ। मीडिया खुद डिजिटल है, हर एक पत्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। सबसे पहले आपको खबर आपके फ़ोन पे आ जाती है, आप टीवी पे देखते हैं उससे पहले। तो एक कोटेशन मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कि कहा जाता है कि जो प्यार की मिसाल है वो ताजमहल है, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब बात की जा रही है राम और सीता की। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमको अपने अंदर भी देखना पड़ेगा, झांकना होगा। हम अपने अंदर झांकें कि भाई प्यार है क्या, प्रेम है क्या, और हमारी भारतीय जो मनीषा है, हमारी जो भारतीय चिंतन है, उसमें क्या है। अगर हम उस पर झांकने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो बात आपने कही कि आज प्यार का उदाहरण राम और सीता दिया जाता है, तो हम उस चीज़ को फिर जब समझने की कोशिश करेंगे तो तब तो हमारे पास उसकी वास्तविकता समझ में आएगी, या कंपैरेटिव जो चीज़ें हैं, जो तुलनात्मक चीज़ें हैं, तो तब तो हमको देखने में समझने को मिलेगा जी, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों ही कि इस समय रामचरितमानस की बहुत डिमांड बढ़ी है और पेंडेंसी है, उपलब्ध नहीं हो रही किताबें, तो लोग अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाता है, अपनी वेशभूषा में जाता है, अपनी भाषा के साथ जाता है, अपने कल्चर के साथ जाता है, अपनी संस्कृति के साथ जाता है। एक बार 10 दिन के प्रवास में थे, नवरात्रि चल रहे थे, उन्होंने केवल नींबू पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। अभी राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो उन्होंने 1 हफ्ते तक अन्न ग्रहण नहीं किया, और भगवान राम लला के चरणामृत से और उन्होंने अपने व्रत को खोला। जब देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री इस सोच का होगा, तो तब अपनी कल्चर को लोग समझेंगे जी। आज जो हमारे ये जो अरब देश हैं, आज वहाँ पर मंदिर बन रहा है, आज वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं यूएई में, तो उनका राम धुन के साथ मस्जिद में स्वागत होता है जी। जब आप अपनी चीजों को स्वयं ही भूल जाएंगे तो दूसरा क्यों आपको याद दिलाएगा भाई। तो पहले हमको अपनी चीज स्वयं अपनानी होगी, अपने आप पर उसके प्रति गर्व की अनुभूति करनी होगी, तब दूसरा समझेगा। अब स्वामी विवेकानंद जी गए दुनिया में, तो दुनिया की समझ में आया कि हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर होता है। एक भारत का चिंतन है कि सारी जो महिलाएं हैं वो हमारी बहन की तरह हैं, जितने पुरुष हमारे भाई की तरह हैं, हम भाई बहन करके उनको संबोधित करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर विवेकानंद जी लेडीज एंड जेंटलमैन कहते तो क्या कौन विवेकानंद जी को पूछ रहा था? बिल्कुल कोई नहीं पूछता। विवेकानंद जी ने भारत का चिंतन, भारत की सोच, भारत का सामाजिक जो ताना बाना है, भारत की कल्चर, क्या यही कल्चर है कि ब्रदर एंड सिस्टर्स कहा उन्होंने जी, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, यही कल्चर है। और वो कल्चर को लेकर जब हम जाएंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री उस कल्चर को लेकर जा रहे हैं, तो आज वो भाव लोगों में खड़ा हो रहा है। लोगों को लगा नहीं भाई हम भी कुछ हैं जी। अच्छा, पर राम मंदिर के निर्माण से आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो सकता है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बात सच है कि उससे भारत की राजनीति प्रभावित होगी, ये बात सच है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उसको हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से न देखें। राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण जो देश की आज़ादी के बाद जो मुक्त हो जाना चाहिए था, जैसे सोमनाथ को मुक्त किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, और तत्कालीन राष्ट्रपति उसमें गए थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू नाराज भी हुए थे कि आप वहाँ क्यों गए। ये चीज़ें देश की आज़ादी के बाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तमाम लोगों को मौका मिला, इतने प्रधानमंत्री देश के हो गए, किसी ने वहाँ जाना भी, रामलला के जन्म स्थान पर माथा टेकना भी उचित नहीं समझा, कोई वहाँ पर नहीं गया। तो इसको दृष्टिकोण थोड़ा बदलना चाहिए, बदलना होगा। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे मानबिंदु हैं, वो हमारे एक ऐसे चरित्र हैं जिनके अनुसरण करते हैं। गांधी जी ने भी राम राज्य की बात करी, भारत भी कहता है, कोई भी दल कहता है तो हम सब राम राज्य स्थापित करेंगे, और राम राज्य स्थापित करेंगे, वहां पर मस्जिद बनी हुई है उनके जन्म स्थान पर। तो ये तो इसको हम अगर राजनीतिक फायदे की दृष्टि से देखेंगे तो वो उचित नहीं है। ये होना चाहिए, और इसलिए ये हुआ है, ये सब किया है। और जो लोग राजनीतिक चश्मे से इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपना चश्मा बदलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अयोध्या तो अब झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी हाल ही में ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। 839 पन्नों की वो रिपोर्ट है, मैं पढ़ रही थी। खंडित मूर्तियां मिली हैं, जो स्तंभ है, शिलालेख मिले हैं, स्वास्तिक, नाग देवता, कमल पुष्प कौन सी मस्जिद में होते हैं? आखिर कौन सी मस्जिद में रुद्र लिखा होता है? क्या लगता है, काशी विश्वनाथ इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, हिंदू समाज ने 3 मंदिरों की डिमांड करी थी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। ठीक है ना। इनकी डिमांड शुरू से रही है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से रही हो, या संत समाज के माध्यम से रहे होंगे, या वहाँ के आम समाज के माध्यम से रहे होंगे। अभी जो भी होगा, मैं मानता हूँ कि वो समय पर और जिस तरह से जो जनता जो चाहती है उसके हिसाब से होगा। उस पर अभी किसी को भी उसके बारे में कोई अदरवाइज नहीं सोचना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए। अभी काशी विश्वनाथ जी का हुआ है, अयोध्या जी का हुआ है। ईएसआई की रिपोर्ट